देखो, सबसे पहले समझना है कि कार्टिलेज होती क्या चीज़ है। एंड सर टाइप्स क्या होंगे कार्टिलेज के? आमतौर पर कार्टिलेज वर्ड इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट टू अंडरस्टैंड। नॉन वेजिटेरियन जो लोग फूड खाते हैं तो वो कार्टिलेज जो है वो चिकन की जॉइंट्स में भी होता है। नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों को तो फिर भी दिखता है, वेजिटेरियन लोगों को ये बताना कार्टिलेज बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। एंड सर क्या क्या कॉजेज होते हैं कार्टिलेज इंजरी के? सबसे पहला स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पेन, मतलब कि जब हम जॉइंट को छोड़ देते हैं बहुत देर तक, मतलब कि जैसे मैं बैठा हूँ बहुत देर तक चेयर पे, पहला स्टेप लेने जाता हूँ तो खड़े होने में एक क्लिंच सा फील होता है, एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। तो ऐसी कोई जिम एक्टिविटीज जिसकी वजह से कार्टिलेज इंजरी को बढ़ावा मिल रहा है? लोग हैं वो ऑनलाइन जिम पे जा रहे हैं। आपको अपने बॉडी टाइप शेप के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज करनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस शो में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कार्टिलेज इंजरी और कार्टिलेज इरोजन। मैं डॉक्टर सोनम चौहान, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, मैं वेलकम करती हूँ एक जाने माने सर्जन का जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की दुनिया में अपना बहुत ही नाम कमाया है और अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के साथ बहुत सारे लोगों की वे ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया है। सो प्लीज वेलकम यू सर, डॉक्टर देवशीष चंदा सर। थैंक यू डॉक्टर सनम। लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर कार्टिलेज इंजरीज। यस सर। सर कार्टिलेज क्या होता है? देखो, सबसे पहले समझना है कि कार्टिलेज होती क्या चीज़ है। कार्टिलेज इज बेसिकली प्रेजेंट इन एवरी जॉइंट, हर एक जॉइंट में होता है। ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द जॉइंट है जिसमें कि दो हड्डियों के एंड्स, जॉइंट क्या होता है, दो हड्डियां जब आपस में चलती हैं, मूव करती है, जैसे एल्बो जॉइंट चल रहा है या नी जॉइंट मूव कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू कैसा होता है, जैसे हमारे नोज़ के ऊपर जो सॉफ्ट बोन सी फील हो रही है, इस तरह की चीज़ होती है, जो कि बोन के बोन बीच में एक शॉकर की तरह काम कर रही होती है और वो लुब्रिकेशन सरफेस बनाती है ताकि बोन बोन से आपस में रगड़े नहीं और एक शॉकर की तरह काम करे। सो कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन जनरल बोन के जो जॉइंट्स है उनका जो सारा फंक्शन है इन्हीं कार्टिलेज पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। कितना अच्छा कार्टिलेज है, कितना खराब कार्टिलेज है, कितना इंजरी हुआ है, कितना डैमेज है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका आगे फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड सर टाइप्स क्या होंगे कार्टिलेज के? देखो, टाइप्स इन जनरल हमारे मेडिकल उसमें तो करीब 8 टाइप के अलग अलग डिफरेंट कार्टिलेज होते हैं। हम लोग जॉइंट के जो कार्टिलेजेस के बारे में बात करते हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। आई थिंक इनको कंफ्यूज ना करें लोगों को डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन में ना जाके। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। इट इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट व्हिच एक्ट्स एज अ कुशन, जैसे नोज के ऊपर है। हाँ, इसके डेफिनेशन वाइज दे आर अ डिफरेंट लेवल, बट आई थिंक उस लेवल पे नहीं जाना ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर कार्टिलेज वर्ड इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं नोज़ के साथ इसे कंपेयर कर पा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली ये अंदर वैसा नहीं होता है, मगर यू कैन एक्चुअली फील इट। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन जो लोग फूड खाते हैं तो वो कार्टिलेज जो है वो चिकन की जॉइंट्स में भी होता है। तो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों को तो फिर भी दिखता है, वेजिटेरियन लोगों को ये बताना कार्टिलेज बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। सो फॉर देम सॉफ्टवेयर वर्जन, नोज़ के ऊपर जो कार्टिलेज है वैसा ही कुछ कुशन टाइप की चीज़ दो बोन के बीच में अगर मैं बताऊँ तो वो लोग बेटर समझ पाएंगे। सो हमारा जो ये एम है इस कार्टिलेज की जो डिस्कशन करने का, वो इसलिए भी है क्योंकि हम पेशेंट को समझाना चाहते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम होती किस चीज़ में और कैसा एकदम बेसिक लेमन टर्म में कैसे मैं समझा सकता हूँ। तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि कार्टिलेज की क्लासिफिकेशन छोड़ देते हैं, वी टॉक अबाउट कैसा दिखने में होता है, कैसा चीज़ होता है, कैसा शॉकर की तरह सॉफ्ट होता है ये चीज़, और किस तरह से लुब्रिकेशन देता है। जैसे लुब्रिकेशन सरफेस जैसे बटर सरफेस हो, बटर को मूव करने से जैसा फील होना चाहिए वैसे जॉइंट्स फील करती हैं आपको। एंड सर कार्टिलेज काम क्या करता है हमारे जॉइंट्स में? कार्टिलेज एक शॉकर की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब कि एक बोन को दूसरे बोन से झटका लगेगा तो बीच में शॉकर की तरह काम करता है। दूसरा क्या करता है, ये काम करता है लुब्रिकेशन का, स्मूथनेस को प्रोवाइड करता है। ओके। सर कार्टिलेज मसल से और बोन से कैसे डिफरेंट है? बोन जो है सॉलिड हार्ड, जैसे मैं एक बोन को कंपेयर करने के लिए मैं एक अच्छे वुड के साथ कंपेयर करता हूँ। स्ट्रॉन्ग वुड इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग बोन, जहाँ पे कि उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है मगर वो रिजिड होता है, लकड़ी, हार्ड लकड़ी जैसे। वो हमारे बोन है। अंदर का एक टेक्सचर जो है बोन में भी ऐसा ही कुछ एक टेक्सचर होता है, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लाइन्स होती है, नालियाँ होती हैं। और सेकेंड चीज़ है
मसल्स एकदम फ्लेबी सॉफ्ट इलास्टिक टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। जैसे हम इलास्टिक होता है हमारा सॉफ्ट है, हम उसे खींचते हैं, लंबा भी होता है छोटा भी होता है, उसी तरह मसल्स श्रिंक भी करते हैं, एलोंगेट भी करती है। एंड कार्टिलेज क्या है, वो सिर्फ शॉकर का काम करती है इन दोनों के बीच में, ना तो बहुत हार्ड है ना वो बहुत इलास्टिक है। तो इन बिटवीन कार्टिलेज जो है मसल और बोन के बीच वाली स्ट्रक्चर है। ओके, एंड सर क्या क्या कॉजेज होते हैं कार्टिलेज इंजरी के? देखो आज के टाइम पे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज इंजरीज है। जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, बहुत लोगों को नी के कार्टिलेज में इंजरीज होती है, हिप के कार्टिलेज की इंजरीज होती है, शोल्डर के कार्टिलेज की इंजरीज होती है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के अलावा बने टाइम फ्रैक्चर्स के साथ, जब जॉइंट के थ्रू फ्रैक्चर्स होते हैं तो कार्टिलेज कट जाता है, कार्टिलेज टूट जा सकता है, ठीक है। बट जो हम मोस्टली देखते हैं वो होता है कि वेयर एंड टेयर ऑफ द कार्टिलेज एज रिलेटेड या अर्ली एज रिलेटेड। जैसे वेयर एंड टेयर होता है जॉइंट्स का, एजिंग होती है हमारी, उसी तरह कार्टिलेज की भी एजिंग हो सकती है। नॉर्मल एजिंग जैसे 50 60 70 साल में जो हो रही है, या अर्ली एजिंग जैसे बाल सफ़ेद हो जाना 20s में मिलते हैं, उस तरह अर्ली भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण भी मिलते हैं वो। और सर जब एक बार कार्टिलेज इंजरी स्टार्ट हो जाती है फिर उसके बाद एक जो पेशेंट है वो क्या क्या कंप्लेन बताएगा, सिम्टम्स क्या होंगे उसके? देखो कार्टिलेज के जो सिम्टम्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिम्टम इज दैट आइदर इंजरी इंड्यूस्ड है तो उसको पेन डायरेक्टली होने लग जाएगा चोट के बाद, ठीक है, या लेट इंजरी, बहुत दिनों पहले इंजरी हुई थी धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज स्टार्ट हुआ है, या वेयर एंड टेयर फास्ट फॉरवर्ड हुआ है। उन केसेस में क्या होता है, पेशेंट को सबसे पहला स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पेन, मतलब कि जब हम जॉइंट को छोड़ देते हैं बहुत देर तक, मतलब कि जैसे मैं बैठा हूँ बहुत देर तक चेयर पे, पहला स्टेप लेने जाता हूँ तो खड़े होने में एक क्लिंच सा फील होता है, एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन में मुझे प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। एंड लास्टली क्लिकिंग साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि कट कट की आवाज़ जो है वो कॉमन है, और गूगल यस करते सर। हैं वो कहते हैं क्लिकिंग साउंड्स तो नॉर्मल है। तो क्लिकिंग साउंड्स जो है अगर आनी शुरू हो रही है, दो तरह की क्लिक होती है, एक तो ऐसे जैसे ठक ठक, और दूसरा होता है जैसे रेगमार्क सैंड पेपर को रगड़ने की जो साउंड होती है। तो दोनों ही साउंड्स जो है अच्छी नहीं है, इन पे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। एंड सर कार्टिलेज इंजरी जो है वो कौन से लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन है, या यंग पीपल में, ओल्डर पीपल में, कौन से लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? देखो इन जनरल एजिंग से रिलेटेड एक ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज डिसऑर्डर है वो ओल्ड एज में मोस्टली मिलती है, बट इंजरी इंड्यूस जॉइंट्स में अर्ली मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है। यंग पेशेंट्स में यूजुअली स्पोर्टिंग इंजरी के साथ कार्टिलेज इंजरी ज़्यादा मिल सकती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इनमें ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, यंग हो या ओल्ड हो, मोस्टली कार्टिलेज इंजरीज के ही आते हैं, क्योंकि मैं क्रॉनिक डिसऑर्डर्स देखता हूँ, फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जब देखता हूँ तो उसमें कार्टिलेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। सर आपने जैसे अभी बताया कि स्पोर्ट्स की वजह से कार्टिलेज इंजरी देखने को मिलती है, तो ऐसी कोई जिम एक्टिविटीज जिसकी वजह से कार्टिलेज इंजरी को बढ़ावा मिल रहा है? देखो कार्टिलेज इंजरीज जो बहुत कॉमनली मैं बताऊंगा कि जो मुझे देखने को मिलती है वो होता है कि जैसे जिम में आपको ये समझना है कि इंडिया में जिमिंग एक्टिविटीज़ आजकल स्टार्ट हुई है और लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो ऑनलाइन जिम पे जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं ऐसे जिम्स में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हो सकता है ट्रेनर हो सकता है ट्रेनर नहीं भी हो, एक दूसरे को देख के कर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जिम इंजुरीज, जिम में बहुत सारी कार्टिलेज इंजुरीज हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ ऐसे जिम्स हैं जिनमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, कैलिस्थेनिक एक्टिविटीज़ एक साथ कराते हैं, जैसे जंपिंग, रनिंग, सडन जंप, सडन स्क्वाट, प्लैंक्स, जंप दिया, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई, इनमें कार्टिलेज इंजुरीज एक्यूटली हो जाती है। अब अंडरस्टैंड हर एक बंदा जो है एक जैसा नहीं होता है, बट जिम में जब मास एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, आजकल मास एक्टिविटीज़ क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं बहुत लोग, एक्टिविटीज़ फिटनेस लेवल पे बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं और कोविड के बाद ये बढ़ गया है। लोग ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनमें कि कोई ट्रेनर नहीं है, या एक साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब हर एक बंदा एक लेवल का फिटनेस लेके नहीं आ रहा है, ठीक है, बट एक दूसरे को देख के बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनके नी के कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, कभी शोल्डर की कार्टिलेज इंजरी हो जाती है, इवन एंकल और हिप की कार्टिलेज भी इंजरी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए मेरी एडवाइस है, पर्सनलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हर एक के लिए एक ही ट्रीटमेंट या एक ही एक्सरसाइजेस अच्छी नहीं है। आपको अपने बॉडी टाइप शेप के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ करनी होती है। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब लोग एजुकेट होना शुरू करते हैं एक्सरसाइज के लिए, जिम जाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा और इंडिया में भी ऐसा लेवल आएगा जिसमें कि लोग
जिम भी कर रहे होंगे बिना इंजरीज के। सर जैसे आपने बताया कि जॉइंट्स, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा है जिसमें कार्टिलेज सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है? देखो, इंडिया में अगर इन जनरल बात करी जाए तो नी जॉइंट सबसे ज़्यादा कार्टिलेज का इंजर होता है, उसके बाद शोल्डर, देन एंकल एंड हिप जॉइंट्स। ठीक है, स्मॉलर जॉइंट्स रिस्ट, एल्बो, फिंगर जॉइंट्स ये किसी इंजुरी से हो सकता है, बट यूजुअली डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। बट मुझे लगता है कि सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट जो है वो नी ही है। नी या नी कैप के नीचे वाला जो कार्टिलेज है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ओके सर, लैक ऑफ विटामिन डी एंड लैक ऑफ विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी कार्टिलेज इंजरी देखने को हाँ मिलती है? हाँ हाँ। कार्टिलेज का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ये समझना है कार्टिलेज इंजरी में, कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपकी बोन की स्ट्रेंथ कम होगी। बोन स्ट्रेंथ कम होगी तो कार्टिलेज जिस बोन पे बैठा हुआ है वो हार्ड डेंस बोन होनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अपने फ्लोर है, फ्लोर जब हम बनाते हैं तो कूट कूट के सीमेंट डाल के या पत्थर डाल के कूटते हैं ताकि फ्लोर जो है स्मूथ रहे। कार्टिलेज स्मूथ रहने के लिए जो नीचे का सबकॉन्डल बोन है वो बहुत हार्ड रहना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि कार्टिलेज के नीचे की बोन जो है वीक हो जाती है, कार्टिलेज की सरफेस अनइवन होने लगती है, जहाँ अनइवन हुई स्मूथ सरफेस वहीं वो उखड़नी शुरू हो जाती है या छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न से टूटने लगती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रोटीन चाहिए, बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में 90% लोग या 80% लोग वेजिटेरियंस है। वेजिटेरियंस में एनिमल प्रोटीन नहीं मिलने के कारण, प्रोटीन सप्लीमेंट्स कम होने के कारण बोन सॉफ्ट हो जाती है। तो अगेन इट इज़ गोइंग टू हैम्पर द कार्टिलेज। अगेन कार्टिलेज के जो सप्लीमेंट्स जो आजकल आते हैं जैसे कोलाजन हो गए, ये सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही आते हैं। तो जब तक हमारा फूड हैबिट इंडिया का जो है कम्प्लीटली वेजिटेरियन की तरफ है, प्रोटीन डाइट की तरफ हम ध्यान ना दें, तो मुझे लगता है कि उन कारणों से भी कार्टिलेज डेफिशिएंसीज होती हैं। अगर किसी को होती हैं डेफिशिएंसीज तो सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोग सबसे लास्ट में दिखाने आते हैं जब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रेड 4 कार्टिलेज डैमेजेस हो चुके होते हैं। एंड सर, एक कार्टिलेज इंजरी पेशेंट को क्या क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए? देखो, प्रिवेंशन का तो मैं बोलूँगा सबसे पहला एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। समझे तो सही चीज़ क्या है। यस सर। 90% लोगों को क्या है कि कार्टिलेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, वो गूगल करते हैं, कार्टिलेज में क्लिकिंग साउंड्स आ रही है, नॉर्मल है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप उसके बारे में जितना जानोगे उतना बेटर है। अनफॉर्चुनेटली आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हो। डॉक्टर को कब दिखाने जाते हो? जब अल्टीमेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुके थे, सीवियर पेन हो रहा है, क्रैकलिंग साउंड्स इतनी ज़्यादा हो गई है, पेन और स्वेलिंग बढ़ गई है, घुटना अटकने लग गया है, उन केसेस में जाते हैं। तो प्रॉब्लम है कि अगर आप एजुकेट ही नहीं करोगे, सबसे पहले जानोगे नहीं हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक हम उसके बारे में आगे सोच ही नहीं पाते। तो फर्स्ट इज़ एजुकेशन, सेकेंड इज़ शोइंग ए डॉक्टर कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर डिजीज़ में मुझे क्या करना है। ठीक है, अभी नी के लिए साइकिलिंग अच्छी है, बट नी कैप के नीचे अगर आपका पटेलोफेमोरल आर्थराइटिस या पटेलोफेमोरल कार्टिलेज डैमेज है, मतलब नी कैप के नीचे कार्टिलेज डैमेज है और आपने साइकिलिंग कर दी तो बढ़ जाएगा। सो द सेम एक्टिविटी विच इज़ गुड फॉर नी कार्टिलेज मे डैमेज नी के एक पोर्शन ऑफ कार्टिलेज को। ठीक है, शोल्डर के लिए एक्सरसाइजेस हम कुछ करते हैं जिसमें हो सकता है कि हम शोल्डर वेट्स के साथ करें या हम बहुत सारे शोल्डर के ऊपर इम्पिंच करने की कोशिश करें तो शोल्डर कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। तो एक्सरसाइजेस अच्छी भी है उसी चीज़ के लिए, वही एक्सरसाइज किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपके जॉइंट को डैमेज कर दे सकती है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अपने डॉक्टर से बात करना है, आपका सिम्टम क्या है। तो सबसे पहला है एजुकेशन, कार्टिलेज होता क्या है, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली कहाँ पे कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना और उसके हिसाब से प्रिवेंशन। यस। सो इसका जो है सीधा सीधा मतलब है कि आपको डॉक्टर से मिलना है। यस सर। एंड सर, कार्टिलेज इंजरी में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? अरे फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग ये करनी है, लोगों को समझना है कि मेरे जॉइंट लुब्रिकेशन खराब हो रही है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने से कैसे फ़ायदा होगा, ये चीज़ नहीं समझ आता। अब इंडिया में प्रॉब्लम एक और है कि फिजियोथेरेपी को समझा जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आके कुछ करे। पेशेंट्स को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी का मतलब है कि मैं मशीन से आके कोई ऐसा कुछ थेरेपी दे रहा हूँ आपको जिससे आप ठीक हो जाओगे। उनके दिमाग में ये चीज़, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट को हम बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस कराना है तो वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझना है कि एक्सरसाइजेस इन फिजियोथेरेपी इज मोर इम्पॉर्टेंट। फिजियोथेरेपी इज नॉट मशीन थेरेपीज। यस।
ठीक है। नाउ क्यों एक्सरसाइजेस आपकी जॉइंट के कार्टिलेज को ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? लोग बहुत समय मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कार्टिलेज कैसे ठीक कर देगा मसल एक्सरसाइज। हाँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचो एक वो रिवॉल्विंग चेयर होता है, उसके टायर जाम हो गए, ठीक है। टायर जब स्मूथ होते हैं तो आप इजीली उसको धक्का दे सकते हो बिना मसल पावर के, बट जैसे वो जाम हो जाता है उसी रिवॉल्विंग चेयर या टाइट दरवाजे के हिंज को अगर आपको मूव करना है तो वो मूवमेंट जो है आपको टाइट होने के कारण आपको मसल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसको घुमाने के लिए आपको मसल्स को यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली जॉइंट अगर जैम होने लग गए, उनके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, उसके अराउंड सराउंडिंग मसल्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, नी के अराउंड सराउंडिंग मसल्स है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल्स, अगर आप उनको स्ट्रेंथन कर दोगे तो वही एक्टिविटी ईजी हो जाएगी जो कि आपके लिए डिफिकल्ट थी। अब आपका मूवमेंट अगर पेन फ्री हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तो कार्टिलेज विल गेट ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। एंड सर, ये पॉसिबल है कि कार्टिलेज रीग्रो हो सकता है? हाँ डेफिनेटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कार्टिलेज ग्रो कैसे करेगा। यस सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि कार्टिलेज तो ग्रो ही नहीं करता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मार्स में भी सब्जी उगाई जा सकती है शायद, और हमें पता नहीं है कैसे, ठीक है, तो वो उगाना मुश्किल है। इसी तरह कार्टिलेज के लिए यू हैव टू मीट ए सर्जन हु एक्चुअली इज डीलिंग विद कार्टिलेज थिंग्स एंड ही इज इंटरेस्टेड इन ट्रीटिंग द कार्टिलेज थिंग्स। सो कार्टिलेज आप ग्रो कराई जा सकती है आपकी, इवन हम लोग ऐसी बहुत सारे प्रोसीजर्स भी करते हैं जिनसे कार्टिलेज को ग्रो कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि नहीं, कार्टिलेज एक बार गई तो दोबारा नहीं आ सकती, ठीक है। एंड सर, वो क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे कार्टिलेज एक बार फिर से रीग्रो हो सकता है? देखो, कार्टिलेज के बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डिपेंडिंग ऑन जो कार्टिलेज डैमेज के क्या बोलते हैं लेवल्स हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँ कि कार्टिलेज के डैमेज को हम कब ठीक कर सकते हैं, किस लेवल पे, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 कार्टिलेज डैमेजेस है, उनमें हम लोग प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थिंग एंड हाइलुरोनिक जेल इंजेक्शंस आर आल्सो द ट्रीटमेंट। उन केसेस में स्टेज 1 स्टेज 2 में ये दोनों ही चीज़ें ठीक कर दे सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम प्लाज्मा करती है, लुब्रिकेशन का काम जेल थेरेपीज करती है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेज 1 और स्टेज 2 में पेशेंट डॉक्टर के पास आते ही नहीं है। स्टेज 3 या 4 में हम कार्टिलेज के कुछ प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे हम अपने कार्टिलेज को ग्रो करके वापस लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक अच्छी जगह से कार्टिलेज को लिया, उसको लैब में ग्रो किया कार्टिलेज में, और उसको दोबारा से पेस्ट कर दिया जगह पे। दिस इज कॉल्ड ACI ऑटोलोगस कार्टिलेज इम्प्लांटेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल प्रोसीजर है। सेकंड हो गया, हम लोगों ने कार्टिलेज के कुछ फिलर्स आते हैं जिनसे उस कार्टिलेज बहुत बड़े बड़े गैप्स को फिल कर सकते हैं। थर्ड आया, हमारे जो बॉडी के जिस एरिया में कार्टिलेज डैमेज है, हम उसी के आसपास का अच्छा कार्टिलेज लेके मिन्स करके उसको ग्रोथ फैक्टर्स के साथ वहाँ पे पेस्ट पैक कर दें, ठीक है। इसके साथ ग्रेड 4 आर्थराइटिस में हम लोग अलाइनमेंट चेंजिंग सर्जरीज को ऐड कर देते हैं, जिससे कि कार्टिलेज को रीग्रो किया जा सकता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इवन जहाँ पे ये भी प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पे हम लोग कार्टिलेज के प्लग्स लगा सकते हैं, ठीक है। हम कार्टिलेज के जगह मेटल से उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्टिलेज इम्प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है, टू ए पॉइंट कि हम लोग 60s में 70s में जाके नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, पार्शियल या टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हैं। तो इन जनरल अगर सोचो तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को उनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। एंड सर, सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या होंगे कार्टिलेज इंजरी के लिए? यही सारे जो मैंने बताया, तो सारे सर्जिकल ऑप्शन ही है कार्टिलेज के। ओके, तो थैंक यू सर, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी है आपने हमें और हमारे पेशेंट्स के लिए, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आई थिंक इस वीडियो के बाद वो उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कार्टिलेज के बारे में, जिससे कि वो अपने सिम्टम्स, कार्टिलेज के जो इंजरी के जो सिम्टम्स है, वो अपने सिम्टम्स से रिलेट कर पाएंगे और वो डॉक्टर से मिल पाएंगे। थैंक यू। आई थिंक मैं लास्ट एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको कार्टिलेज से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप उसको इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन में पूछें या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वी आर हेयर टू ट्रीट एवरी सॉर्ट ऑफ कार्टिलेज इश्यूज इन एनी जॉइंट, नी हो, शोल्डर हो, हिप हो, एंकल हो, सारे जॉइंट्स के कार्टिलेज को ठीक किया जा सकता है। सो आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेरी है जो आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में मिस कर गए और आपको आपके सवाल से मिल नहीं रहा है, आप हमें पूछ सकते हैं। मैं बहुत सारे सवालों के जवाब देता हूँ, इसके भी देंगे, ठीक है। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।